तो हेलो फ्रेंड्स, आज वाली कुछ न्यूज़ आपके पास मार्केट ओपनिंग से पहले पहुंचानी ज़रूरी है, इसीलिए मैं आज थोड़ा सा जल्दी उठी थी। आप टाइम देख सकते हैं, इस वक्त 2:30 बज रहा है ना कुछ, ठीक है। तो वही सारा मार्केट रिसर्च करना, आज थोड़ा सा ज़्यादा काम था, तो फिर मैंने सोचा आज थोड़ा 1 घंटा पहले उठते हैं। तो मैं आज फिर मतलब 2 बजे उठ गई थी, अभी रेडी होके 2:30 बज रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और मैं पूरी कोशिश करूंगी आज ये वाली न्यूज़ मैं आपके पास 8:30 तक किसी भी तरह से पहुंचा दूं, है ना, क्योंकि मतलब अभी रिसर्च भी करना है काफ़ी कुछ, और फिर रिकॉर्डिंग्स हैं, और फिर उसके बाद में एडिटिंग है ना, सारी चीज़ें करनी है, तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा। जो चीज़ें अपडेट होती जाएंगी मैं आपको बताते जाऊंगी। सबसे बड़ी न्यूज़ कोल इंडिया में है, जिसके लिए मैंने कल वीडियो भी डाला था अर्जेंसी में। मैंने कोशिश तो की थी कि मैं उसको मतलब 2 बजे के आसपास तक डाल पाऊँ, लेकिन नहीं डाल पाई किसी वजह से। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगी कि ये 9 बजे से पहले वीडियो आपको मिल जाए। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो जो मैंने जैसा कि कल के अपने वीडियो में बताया था कि जैसे ही ये 238 को टच करेगा, यहाँ पे एकदम बहुत गंदा वाला सेलिंग प्रेशर आएगा एक बार, और न्यूज़ और वो सेलिंग प्रेशर दोनों का डिस्काउंट लिया इसने कोल इंडिया ने, और ये कल 232 का लो इसने टच किया है ना। मतलब मैं इसका जो लो देख रही हूँ, हाँ, वो 230 का लो इसने टच किया है। तो अगर मतलब मैंने कल वीडियो की कोशिश की थी कि वो 2 बजे तक आपके पास पहुंच जाए, लेकिन नहीं पहुंच पाया, इट्स ओके। लेकिन आज वाला वीडियो मैं आपको 9 बजे तक पहुंचा दूंगी। तो मैंने कल बता दिया था डिविडेंड के बारे में कि 4 रुपए का ही डिविडेंड क्यों दिया है, क्योंकि अगर इस फाइनेंशियल ईयर की बात करें, पूरा 2022-23 फाइनेंशियल ईयर की बात करें, तो ये ऑलरेडी हमें मतलब एक बार 20 रुपए का डिविडेंड ही हमें दे चुकी है। तो इसलिए ये फाइनल डिविडेंड था, तो कुछ तो इस वजह से ये कम था। फाइनल डिविडेंड खास करके पीएसयूज में ऑलवेज कम ही होता है। जो सबसे ज्यादा अच्छा अट्रैक्टिव डिविडेंड्स होते हैं वो इंटरिम डिविडेंड्स होते हैं ना, जो बीच मिड ईयर में दिए जाते हैं लगभग। तो ये फाइनल डिविडेंड था, तो एक तो इस वजह से ये थोड़ा कम था। तो होपलेस नहीं होना, मतलब 4 रुपए ही मिलेंगे अपने को इस बार। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अभी ये शेयर एक बार 250 रुपये जरूर जाएगा, क्योंकि अभी इसकी एक्स डेट डिसाइड नहीं हुई है। जिस भी दिन एक्स डेट डिसाइड होगी ना, इस शेयर में फिर से चाल आएगी। और मैंने बताया ना कि 250 रुपये तो मिनिमम टच करेगा ही करेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली ना। मतलब और देख लो, एक आज की मार्केट क्लोजिंग और देख लेना। अगर ये और थोड़ा नीचे पे मिल पाता है तो और अच्छी बात है, आप थोड़ा सा स्टेक ऐड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जैसे ही एक्स डेट इसकी आ जाएगी ना, तो एक्स डेट से पहले ये शेयर एक बार चढ़ेगा और आपको 250 रुपये अच्छे से दे देगा। तो ये एक ट्रेड कॉल तो डेफिनेटली है, बट आई एम अगेन सेइंग ये सिर्फ एक ट्रेड कॉल है। मतलब कि अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने की सोची ना, तो आप यहाँ पे ट्रैप हो जाएंगे ऊपर के प्राइसेस पे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे जो मैंने सारी चीजें अपने कल वाले वीडियो में बताई हैं कोल इंडिया में, उसके हिसाब से इसका मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म अभी थोड़ा मुझे एक बार के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। कि थोड़ा मतलब एक बार ये जब डिविडेंड और एक्स डेट और ये सारी सब डिविडेंड वाला मैटर क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद एक बार ये शेयर हमें थोड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव प्राइस पे मिल जाएगा। मतलब 220 के नीचे एक बार जाके आएगा। जैसे अभी ये डिविडेंड, ये इस वाली न्यूज़ पे ये एक बार 250 जाके आएगा, वैसे ही डिविडेंड वाली न्यूज़ के बाद में, डिस्काउंट होने के बाद में, ये शेयर एक बार जरूर 210-220 के आसपास का चक्कर लगा के आएगा। तो उस वक्त हम देख लेंगे क्या कंडीशंस बन रही है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे जो कोल वाली कंडीशन बन रही है ना, अभी सही नहीं है। क्योंकि कल ही मैंने एक न्यूज़ और देखी है कि इंडिया में जो कोकिंग कोल है उसका इम्पोर्ट बढ़ गया है काफी ज्यादा। मैंने उसका रीजन अपनी लास्ट वाली वीडियो में बताया है कि कोकिंग कोल क्या चीज है और कोकिंग कोल का इंपोर्ट क्यों बढ़ गया है, और कोकिंग कोल के इंपोर्ट बढ़ने की वजह से कोल इंडिया के ऑफटेक पे क्या असर पड़ेगा और कोल इंडिया की प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या असर पड़ेगा। ये सारा इशू मैंने अपने कल वाली कोल इंडिया की वीडियो में डिस्कस कर रखा है। अगर आपको इंटरेस्ट हो तो देख लेना, नहीं तो अगर आप सिंपल ट्रेड कॉल्स के लिए हैं अभी तो कोई बात नहीं, आप आराम से ट्रेड ले सकते हैं 250 रुपए का एक। लेकिन वही वाली बात है, अगर आपने ट्रेड लिया ना तो आपको इसको थोड़ा वॉच रखना पड़ेगा इस वाले शेयर। चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं मेरे नेक्स्ट स्क्रिप्ट की, वो है बीपीसीएल। ये दोनों स्क्रिप्ट्स ऐसी हैं जो अभी बहुत ज्यादा ध्यान इनका रखना पड़ेगा आपको अगर यहाँ से पैसा कमाना है तो। कोल इंडिया का मैंने आपको बताई दिया है स्ट्रेटजी, बहुत अच्छे से पूरा वीडियो बनाया हुआ है। आज मैं बात करने वाली हूँ बीपीसीएल के बारे में। देखो, बीपीसीएल का टेक्निकल चार्ट बहुत ही स्ट्रांग है इस वक्त, ठीक है, और मुझे लग रहा है कि ये 400 तो आराम से दिखाएगा। देखो, केयरफुल रहना है क्योंकि गवर्नमेंट पीएसयूज हैं, गवर्नमेंट के छोटे छोटे डिसीजन से काफी इम्पैक्ट करते हैं ये शेयर।
तो इसलिए आपको वॉच इन पे एकदम क्लोज थोड़ा रखना पड़ेगा। बाकी मैंने भी अच्छे से वॉच रखी हुई है। एटलीस्ट आपको मेरे वीडियोस का तो वॉच रखना ही पड़ेगा अगर आप कोल इंडिया और बीपीसीएल में इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, और मेरे कहने से इन्वेस्ट किया है तो ठीक है। फिर अपने अभी 400 का टारगेट्स तो मुझे आराम से दिख रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही। तो बीपीसीएल में क्या किया है ना फ्रेंड्स कि ये 360 का इसने एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है। जो इसका 6 मंथ का रेजिस्टेंस है वो 360 है, मतलब लास्ट 6 महीने में ये शेयर 360 से ऊपर नहीं गया, लेकिन अभी इसने अपना 360 का ब्रेकआउट दिया है जो इस शेयर के लिए पॉजिटिव है। और मुझे ऐसा लगता है कि 400 के लिए इसका अभी टारगेट एकदम क्लियर है, तो आप आराम से भी बीपीसीएल में बने रह सकते हैं। तो अभी आगे इसका स्ट्रांग है, और उसका वो स्ट्रांग क्यों है उसके रीजंस मैं आपको आज बताऊंगी अपनी वीडियो में। तो चलो फिर हम बीपीसीएल पे बात शुरू करते हैं। सब बीपीसीएल के बारे में मैं एक चीज ना, मतलब एक लाइन बोलना चाहूंगी इसके बारे में कि बीपीसीएल, आईओसी ये शेयर्स आपको अच्छा कमा के देते हैं, लेकिन ये आपसे मेहनत बहुत मांगते हैं। रीजन कि इन शेयर्स पे गवर्नमेंट के डिसीजंस का, डॉलर फ्लक्चुएशन का, इंटरनेशनल क्रूड का, या फिर इंटरनेशनल कोई वॉर चल रही है उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ठीक है। किसी भी एक चीज़ से इन कंपनी के मतलब घाटे पे और मुनाफे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसलिए बीपीसीएल और आईओसी का शेयर बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। और अब मेरा आगे नाउ ऑनवर्ड्स मेरा उतनी ज़्यादा मेहनत करने का मन नहीं करता, क्योंकि अब मुझे कम मेहनत वाले और अच्छे शेयर्स पता करने आ गए हैं। तो अब जो शेयर ज़्यादा मेहनत मांगते हैं ना, अब मैं धीरे धीरे अपना स्टेक उनमें कम करूंगी, ठीक है। तो बीपीसीएल उन्हीं कंपनीज में से है। बीपीसीएल से मैंने काफ़ी कमाया है, लेकिन इसमें ना वही होता है कि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे ना तो आप फिर लटक जाते हो अगले 1 साल के लिए। तो वो मेरे को अब पसंद नहीं आता। तो इसलिए मैं बीपीसीएल से अपना मतलब धीरे धीरे एवरेजिंग कर करके अपना जो मेरा प्राइस था वो उसको नीचे लेके आ रही हूँ। और जैसे ही मेरे को वो बढ़िया सा ठीक सा रिटर्न दिखेगा, जहां पे मेरे को लगे कि बस ठीक है यार अब निकलो यहाँ से, उस वक्त मैं बीपीसीएल से बाहर हो जाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, एक तो इंडियन आईओसी, एचपीसीएल, बीपीसीएल, मतलब एक तो ओएमसीज हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, और दूसरी चीज है आईटी कंपनीज, मतलब जो इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सारी चीजें। तो ये सारी चीजों में एटलीस्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से मेरे को थोड़ा मतलब दिल कम लगने लगा है। रीजन बीइंग वही है कि मतलब इंटरनेशनल कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी बकवास आती है तो सबसे ज्यादा ये शेयर्स इंपैक्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बीपीसीएल के लिए कुछ और अच्छी बातें बता देती हूँ कि 400 तक क्यों क्लियर है। देखो, म्यूचुअल फंड्स ने यहाँ पे होल्डिंग्स बढ़ाई हैं अपनी। कोल इंडिया में मैं अगर थोड़ा डरने के लिए बोल रही हूँ ना अगले कुछ टाइम के लिए, तो उसके लिए उसका रीजन ये है कि कोल इंडिया से सब लोगों ने, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो चाहे वो एफआईआईज हो, सब लोगों ने मार्च क्वार्टर में अपनी होल्डिंग्स कम की हैं। लेकिन बीपीसीएल की अगर मैं बात करूं तो बीपीसीएल में म्यूचुअल फंड्स ने होल्डिंग बढ़ाई है। और म्यूचुअल फंड्स कम से कम 3 महीने के लिए इन्वेस्ट हर जगह करते हैं। ये ट्रेडर नहीं होते, ये ट्रेडिंग करने के लिए नहीं आते, ठीक है। ये कम से कम 3 महीने 6 महीने के लिए अपना जिस जगह इनको सही लगता है वहीं आके बैठते हैं। तो बीपीसीएल का फ्यूचर अगले 3 महीने के लिए तो मुझे ठीक लगता है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, रशिया का जो हमें सस्ता तेल मिल रहा था, तो उससे सितंबर में जो इसके सितंबर 2022 की बात करूं तो इसके जो ऑपरेशन से इसको प्रॉफिट जनरेट हो रहा था वो 1400 करोड़ रुपए था सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में। वो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स में सस्ते रूसी तेल की वजह से 4000 करोड़ रुपए हो गया। तो मतलब इतना इनको इम्पैक्ट करता है बाहर की कोई भी चीजें कि मतलब प्रॉफिट जंप एकदम 3 टाइम्स, ठीक है। इसी के साथ ही बीपीसीएल और एचपीसीएल और आईओसी को 7000 ईवी चार्जिंग स्टेशंस बनवाने हैं, जिसका कि सारा मतलब फुल्ली जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। तो ये इसके लिए एक दूसरी पॉजिटिविटी है। 310 एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है। 310 पे एलआईसी इसको खरीद के बैठा है। 310 से नीचे गिरने ही नहीं देगा बीपीसीएल को। अभी बीपीसीएल के लिए अगले 3 महीने के लिए एक स्ट्रांग सपोर्ट मतलब क्रिएट कर रही हैं। 360 का लेवल ब्रेक हो ही चुका है, ब्रेकआउट था वहां पे, और अब 400 के लिए बीपीसीएल को कोई नहीं रोक सकता। तो मैं यहाँ पे थोड़ा और फर्दर बाइंग करके चलूंगी। जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर कोल इंडिया से प्रॉफिट बुकिंग करूंगी तो मैं देखती हूँ कि बीपीसीएल में क्या करना है। लेकिन हाँ, मैं लॉन्ग टर्म इसमें नहीं रुकूंगी। मेरे को जैसे ही मेरे प्रॉफिट्स थोड़े बहुत दिखाई देंगे तो मैं बाहर आऊंगी बीपीसीएल से इस साल, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि क्रूड जो इसका रॉ मटेरियल है इस कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। और इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में ना फिर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान नहीं रखते हो तो फिर आप नुकसान उठा जाते हो या फिर साल भर के लिए उस शेयर में ट्रैप हो जाते हो। तो अपन देखेंगे कि 400 के लेवल पे ये शेयर क्या करता है, और 420
420 तक जाना चाहिए, मतलब 400 तो मैं वैसे ही बोल रही हूँ आपको, 420 तक तो जाना चाहिए और उन लेवल्स पे देखेंगे कि ये शेयर क्या करेगा, यहाँ और रुकना है या क्या इससे एग्जिट करना है। आज हम बात करेंगे महिंद्रा एंड महिंद्रा शेयर के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्लान्स है कि 2030 तक इनको 30% छोटे रिक्शाज, जिसको हम ई रिक्शा भी कहते हैं, 30% टोटल जितने रिक्शा हैं उनमें ई रिक्शा और कार्स, इनको ईवी में चेंज करना है। और 70% जो इस वक्त जितने भी बड़े बड़े ट्रक और मिनी ट्रक चल रहे हैं उसमें से 70% ट्रक्स को इनको ईवी ट्रक में चेंज करना है। तो इसमें मुझे महिंद्रा के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्यों दिखती है उसका रीज़न बता देती हूँ कि अभी इस साल की जो सेल्स आई थी, अभी मार्च अप्रैल में जो सेल्स के नंबर आए थे, उसमें अगर बड़े ट्रक और मिनी ट्रक की बात करूं तो सबसे ज़्यादा सेल्स तो डेफिनेटली टाटा मोटर्स की हुई थी, कुछ 32,000 के तकरीबन का कोई वो था। तो वो 32,000 से इस साल कोई 33,000 के आसपास हुआ है। तो देख लो, मतलब अगर 2022 ये मार्च अप्रैल की बात करूं तो 2000 ये लगभग 32,000 से 33,000 के तकरीबन ट्रक बिके थे टाटा मोटर्स के। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूं और 2023 में भी लगभग उतना ही 32-33,000। महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर पे बात कर लेते हैं कि क्यों मुझे अभी भी ये मेरी पहली पसंद रहेगा टाटा मोटर्स और मारुति के कंपैरिजन में। मैंने एक डिटेल्ड वीडियो पीछे बना भी रखा है अपना ऑटो सेक्टर एनालिसिस का, अगर आपको और ज़्यादा देखना हो तो आप उस पर देख लेना। बाकी छोटा छोटा यहाँ पे बाकी मोटा मोटा मैं यहाँ पे बता दूँ तो ये अभी 9% टोटल जितना भी इंडिया में कार सेल्स हैं उनमें से 9% महिंद्रा एंड महिंद्रा की कार्स हैं। और ये फॉर्मूला 1 इलेक्ट्रिक कार है कोई ना, उसमें भी इसने अभी टॉप सेलिंग ब्रांड बन गया है ये फॉर्मूला 1, एक रेसिंग। फिर इसका ट्रियो नाम से जो 3 व्हीलर है वो अभी इस वक्त 70% मार्केट शेयर होल्ड करता है। मतलब जितने भी हम इंडिया में 3 व्हीलर देख रहे हैं उसमें से 70% 3 व्हीलर्स ट्रियो के हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस वक्त कार से ज़्यादा पहले जो बिकेगा वो ई रिक्शा बिकेगा। मतलब पहले लोग ई रिक्शा की सक्सेस देखेंगे, उसके बाद वो लोग कार खरीदेंगे इलेक्ट्रिक, ठीक है। तो फिर से महिंद्रा के लिए मतलब इलेक्ट्रिक कार मार्केट तो सबसे ज़्यादा टाटा का है, लेकिन अभी जो चलेगा 2023 और 24 में जो सबसे ज़्यादा सेल होगा और जो चलेगा वो चलेगा ई रिक्शा। तो मुझे इसलिए महिंद्रा टाटा से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके लिए एक बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि छोटी कार जो है ना, ईवी के लिए, ईवी वाली छोटी कार बनाने के लिए इन्होंने अभी पुणे के पास में एक बड़ी फैक्ट्री डाली है $1.2 बिलियन की। $1.2 बिलियन बड़ा फिगर होता है काफी। तो उस एसयूवी सेगमेंट की बात करें जो कि अपने यंग जनरेशन का एकदम फेवरेट है और इंडिया में इस वक्त 50% यूथ है और यूथ को एसयूवी पसंद आ रही है। और एसयूवी सेगमेंट में जो डोमिनेट कर रहा है ना वो महिंद्रा की गाड़ियां कर रही है। मतलब महिंद्रा की गाड़ियां ज्यादा अट्रैक्टिव लगती हैं, मुझे ऐसा लगता है, आपका पता नहीं। इस वक्त 5 न्यू ईवी मॉडल्स पे काम कर रहा है। मैंने आपको इसकी महिंद्रा की बोलेरो भी दिखाई थी जो इन्होंने नई निकाली है ना, मतलब गजब लुक है। अगर आपको बोलेरो का मॉडल ध्यान है तो बहुत ही शानदार लुक वाली बोलेरो निकाली है जो कि खास करके यूज आती है विलेज कम्यूटेशन में। मतलब महिंद्रा बोलेरो में ना लगभग 7 और 9 सीटर है, पता नहीं कितना है, मतलब वही ओवरऑल की सिटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, लेकिन उसी सिटिंग कैपेसिटी के साथ इन्होंने क्या किया है ना, उसको इतना अट्रैक्टिव और शानदार लुक दे दिया है ना। और पैसे वैसे कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो बोलेरो लवर्स हैं, देखो जो भी विलेज कम्यूटर्स हैं जिनको डेली मतलब गांव से शहर की तरफ आना जाना है, अभी इंडिया में बहुत गांव है, 70% गांव है अभी इंडिया में। तो ऐसा बहुत बड़ा सेगमेंट है जहां जिनको डेली कम्यूट करना है। तो उस सेगमेंट के लिए एक अट्रैक्टिव लुक के साथ में अट्रैक्टिव प्राइसेस पे महिंद्रा की गाड़ियां आई थिंक बिकेंगी। तो ये सारी चीजें मेरे पास महिंद्रा के लिए थी अभी फिलहाल के लिए। बाकी कुछ नया अपडेट निकल के आता है। 1200 रुपए का सपोर्ट लेवल ये डेफिनेटली मेंटेन करेगा। कोई भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी अब महिंद्रा के शेयर को मुझे नहीं लगता कि नीचे ले जाने में बिल्कुल भी सक्षम होगी। क्या फ्रेंड्स, सेल के शेयर की मैं बात करूं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल मेंटेन किया है 80 रुपए पे। और अब मुझे ये लगता है ये शेयर मतलब वो काफी टाइम से जो 80 रुपए का वो सपोर्ट मेंटेन किया हुआ है ना, अभी ये मुझे लगता है कि ऊपर जाने के लिए अब रेडी हो रहा है। और आज के करंट प्राइस की बात करूं टेक्निकल चार्ट्स पे, मुझे अब तो 90 तक के तो इसमें बहुत इजीली टारगेट लग रहे हैं। और 90 के बाद में भी 92-93 के आसपास इसका एक रेजिस्टेंस लेवल है, वहां पे थोड़ा देखना पड़ेगा। अगर वो रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा इसने तो मैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में फर्दर बाइंग करके चलूंगी। मैंने इसको अभी 75 के आसपास भी थोड़ा सा लिया था और जैसे ही इसने 92 वाला लेवल क्रॉस किया मैं इसको फिर से बाय करूंगी। तो मुझे ये शेयर मतलब पहले मेरे पास टाटा स्टील था
सबसे पहले मेरे पास टाटा स्टील था। अगर स्टील की बात करूं, मैंने JSW स्टील से भी कमाया, बहुत अच्छा कमाया मैंने उस पर, मतलब लगभग 430 के आसपास। वो वाली जो रैली थी ना, मैंने 430 पे JSW स्टील पे एंट्री की थी और लगभग 600 के आसपास मैंने उससे एग्जिट कर लिया था। उसके बाद मैंने फिर टाटा स्टील में एंट्री की थी, वहां पे भी मैंने कुछ कमाया था। लेकिन उसके बाद जब मैंने टाटा स्टील और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फंडामेंटल्स शेयर किया, तो फिर मुझे ना थोड़ा एक नंबर ज्यादा अट्रैक्टिव मेरे को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लग रहा था। तो इसलिए मैंने अपने सारे फंड टाटा स्टील से सेल में इधर शिफ्ट कर लिए थे। ऑल्दो टाटा स्टील कोई बुरी कंपनी नहीं है, बहुत अच्छी कंपनी है, 19-20 का फर्क है बस दोनों में। अगर स्टील अथॉरिटी की बात करूं और टाटा स्टील की बात करूं, दोनों बहुत ही शानदार कंपनी है। आपके पास जो भी आप उसमें बने रह सकते हैं। बस मैंने अपने फंड्स जो थे वो टाटा स्टील से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में शिफ्ट कर लिए थे और अभी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऊपर जाने के लिए तैयार है। मतलब देखो, सारे ही मेटल सेक्टर के लिए अभी थोड़ा पॉजिटिविटी क्रिएट हो रही है। तो टाटा स्टील और JSW स्टील में भी जो इन्वेस्टेड है वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मुझे बाकी बहुत ज्यादा उनका नहीं पता है, बट हाँ टाटा से जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, अभी ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न फॉलो कर रही है। तो मुझे लगता है कि 90-92 तक तो आराम से मूव मिलेगा और जरा सी कोई किसी तरह की डिविडेंड और इस तरह की न्यूज आती है तो ये 92 का सपोर्ट मेंटेन करेगा। और रेजिस्टेंस क्या होता है, कैसे होता है, वो कैसे काम करता है, ये जो मैंने कल वाली वीडियो है ना, जिसमें मैंने कोल इंडिया को बता रखा है अच्छे से, इसमें मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस वाला कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझा रखा है। आपको अगर समझना हो तो आप एक बार उस वीडियो को अच्छे से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। लेते हैं फ्रेंड्स माय फेवरेट बैंक ऑफ बड़ौदा के शेयर की। मुझे ऐसा लग रहा है ये 170 का सपोर्ट लेवल मेंटेन करना चाहिए। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है, जिन लोगों ने 150 के आसपास से इसको लिया होगा ना, तो ट्रेडर्स हैं या फिर ऑपरेटर्स हैं, वो यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं कि ना, मतलब ये 180 थोड़ा देखूंगी ये 180 और 175 के लेवल्स पे क्या करता है। अगर इसने वो सपोर्ट मेंटेन किया तो हो सकता है मैं यहाँ पे थोड़ा सा बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय करूं। बाकी देखती हूँ, अभी बाय नहीं करूंगी, ठीक है। अभी एक बार ये लेवल्स देखूंगी कि ये 170 के आसपास क्या करता है, 170-175 की रेंज में। ये वैसे बाकी इसका सपोर्ट लेवल है, मेरे को लग रहा है कि ये अभी अच्छा जाना चाहिए ऊपर और हो सकता है मैं इसमें बाइंग करके चलूं। बट अभी मैं आज मैं प्रेजेंट डेट आज मैं बाय नहीं करूंगी, मैं ये लेवल चेक करूंगी। PNB के शेयर की, तो PNB का शेयर जब तक ये अपने रेजिस्टेंस जो 55 और 60 रुपए का ये वाला रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं होता ना, मैं PNB में एंट्री नहीं करूंगी। या तो मैं इसमें एंट्री करूंगी 40 रुपए पे, या मैं इसमें एंट्री करूंगी 60 रुपए का रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद में, इस बीच की रेंज में। क्योंकि ये वाली रेंज में ना, ये शेयर पिछले 1 साल से खेल रहा है, तो इस रेंज में मैं कहीं भी इसमें बाय करके नहीं चलूंगी फिलहाल के लिए। लेकिन हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा मुझे थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है इन प्राइसेस पे अब, और 170 का लेवल देख के मैं इसमें शायद थोड़ा बाय करके चल। फ्रेंड्स, कालापत्रू पावर की बात करूंगी, इसके भी रिजल्ट्स आने वाले हैं, तो आप देखना इसके रिजल्ट्स बहुत शानदार आएंगे। मतलब रिजल्ट्स आए नहीं है अभी, लेकिन जिस तरह का इसकी कंपनी का मैंने प्रोफाइल देखी थी ना, मुझे उम्मीद है कि इसके रिजल्ट्स अच्छे आने चाहिए। बाकी देखते हैं आते हैं तो किस तरह के रिजल्ट्स आते हैं। और बाकी जिसने भी इसमें इन्वेस्ट किया है वो आराम से इन्वेस्टेड रह सकता है, क्योंकि मैंने इसमें कम से कम 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी है और अभी इंफ्रास्ट्रक्चर के हर सेक्टर पे बहुत ज्यादा काम होना है, तो आप एकदम बेफिक्र होकर इसमें बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिगो और HAL के लिए बार बार कह रही हूँ कि अगर आपको 2023 की रैली का मजा लेना है तो आपके पोर्टफोलियो में HAL और इंडिगो दोनों शेयर्स होने चाहिए। मतलब ये इनकी फ्लाइट शुरू हो गई है, इंडियन होटल, HAL, और हो सकता है इनको, ठीक है। मैंने इनमें अच्छे से क्वांटिटी बाय कर रखी है। आई होप आपने कर ली हो। आपने वो मेरे यार ये वाले कोई वीडियोस मिस मत करो, मैं बहुत सीरियसली इन वीडियोस पे काम कर रही हूँ। ये वाले वीडियोस आप जितना टच में रहोगे उतना यहाँ पे कमा के जाओगे इस साल। बाकी फ्रेंड्स, NCC और RVNL में अभी एंट्री करने से बचना। बहुत हाई प्राइसेस पे हैं, लटके तो अगले 1 साल लटके रहोगे कहीं। मतलब ये बहुत ही अनजस्टिफाइड प्राइसेस हैं इनके। ये शेयर इतने के भी लायक नहीं है, अच्छी लायक भी नहीं है जिस लायक इनका जिस प्राइसेस पे ये हो गए हैं ना। हम इनमें एंट्री करेंगे, डोंट वरी। मैं आपको NCC और इसमें RVNL में सही टाइम पे एंट्री कराऊंगी, बट ये सही टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आप ऐसे पैसा डबल सोचो कि 15 दिन में पैसा डबल हो जाएगा, और आपने इसमें गलती से भी एंट्री कर ली ना इन प्राइसेस पे, एक साल तक आपको अपने प्राइसेस नहीं मिलने वाले। 1 साल तक आप उस प्राइसेस पे लटके रहोगे। सो थोड़ा सा बचना यहाँ से। जिनके पास भी DLF है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ। मतलब इस शेयर के बुरे दिन खत्म हो गए हैं। आई होप 400 का तो बहुत स्ट्रांग सपोर्ट लेवल है अब। और रही बात आगे की फ्लाइट, तो आगे के इसके पूरे 800-900 रुपए के लिए साल भर का मेरा टारगेट दे रही हूँ। 800-900 रुपए के लिए मुझे ऐसा लगता है DLF जाएगा।
मैं बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रही हूँ, आपको 10 बार मन करे लो, नहीं मन करे मत लो, लेकिन मैंने लिया है, बहुत हैवी क्वांटिटी बाय कर रखी है मैंने डीएलएफ में इस साल के लिए, और मुझे ऐसा लगता है ये वो डबल करके देगा। दिखाऊंगी मैं आपको धीरे धीरे। अभी 436 पे है, और आज का प्राइस बता रही हूँ 436 पे, और बहुत अच्छा जाएगा। और जैसे ही इसने वो 450 का रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक किया ना, तो उस रेजिस्टेंस पे ब्रेक करने के बाद मैं देखती हूँ कि किस तरह का मूव डीएलएफ देता है। हो सकता है मैं इसमें थोड़ा और बाय करके चलूं, अभी बाय नहीं करूंगी, बट हाँ 15-20 दिन मैं इसको वॉच करके फिर देखूंगी कि मुझे इसमें क्या और करना है। फ्रेंड्स, वैसे तो मैं ये 280-282 लेवल पे एंटर्ड हूँ त्रिवेणी इंजीनियरिंग में, और फिर से ये एक एंट्री का मौका दे रहा है। बहुत ही अच्छा शेयर है, और इसका बहुत अच्छा फ्यूचर रहने वाला है। मतलब जिस दिन ये भागना शुरू किया ना, ये एकदम देखना हर दिन ये 10-10 रुपए आपको भाग के दिखाएगा। तो अगर किसी ने भी त्रिवेणी इंजीनियरिंग ना लिया हो तो वो इस बारे में सोच सकता है। बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, वो आप अपने आप देख लेना। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत बढ़िया जाने वाला है इस साल त्रिवेणी इंजीनियरिंग, और उसका रीजन मैं पूरा अपना त्रिवेणी इंजीनियरिंग के पीछे मेरा कोई वीडियो पड़ा होगा, आप देख लेना। त्रिवेणी इंजीनियरिंग का एनालिसिस मैंने बहुत अच्छे से करके डाला हुआ है कि क्यों आगे जाएगा, क्यों ये शुगर कंपनी, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 1 साल तक अगर रखी जाएगी तो ये कम से कम 500-550 के टारगेट्स हमें दिखा सकती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मतलब खास करके स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज तो इतनी ही है आज, क्योंकि मैं अपने ही स्टॉक्स का ध्यान रख पाती हूँ, और बहुत चीजें हैं, है ना, और बहुत सारी चीजें हैं। हो सकता है कि मैं उनका उतना अच्छे से ध्यान न रख पाऊँ, लेकिन हाँ, जो मेरा पोर्टफोलियो है उसका मैं पूरा अच्छे से ध्यान रखने की कोशिश करती हूँ कि उसमें कोई दिक्कत ना आए, है ना। वो कहते हैं ना कि यार फ्रेंड हो एक हो बट अच्छा हो, उसी फ्रेंड के बारे में मैं आज आपको अपनी जो मैं आज वाली मेरी स्टोरी है उसी के बारे में बताऊंगी कि कैसे अच्छे फ्रेंड रखना, मतलब भीड़ रखने की बजाय अच्छा एक फ्रेंड रखना इज फार 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 बेटर। वो मैं आज की अपनी स्टोरी में बताऊंगी, जो मेरी वो पुलिस वाली सीरीज चल रही है ना उसमें। तो आज वाली वीडियो आप मिस मत करना। आपको